अभी किसी भी मामले में ट्रायल शुरू करना है अगर हमने, तो ट्रायल शुरू करने से पहले की बहुत सारी प्रोसीडिंग्स हैं और इन प्रोसीडिंग्स को कैसे फाइंड आउट करें। सीआरपीसी जब पढ़ते हैं तो ट्रायल की स्टेज आती है 211 की, धारा 211 से जहां से चार्ज फ्रेम होगा और सेक्शन 225-26 जहां से ट्रायल शुरू होगा। तो 211 से पहले प्री ट्रायल प्रोसीडिंग ही चलती है। प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स की दो स्टेजेस हैं, एक स्टेज तो पुलिस है और दूसरी स्टेज मजिस्ट्रेट है। तो पुलिस और मजिस्ट्रेट की जो स्टेजें हैं उन पर सेम टाइप की कार्रवाई होनी है। अब सेम टाइप की अगर कार्रवाई होनी है, दोनों ने ही एविडेंसेस को देखना है। पुलिस के पास एक एक्स्ट्रा काम है, वो है कलेक्शन ऑफ एविडेंस और उसके आधार पर अपनी ओपिनियन बनाना। तो पुलिस के काम को जो वो इन्वेस्टिगेट वो कर रहा है उसको हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, जिसमें वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस करता है। और वही काम जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, वही काम जब न्यायालय में आ जाएगा और न्यायालय उन एविडेंसेस को देखेगा तो वो उसको इंक्वायरी कहेगा। दो स्टेजेस हमको मिली, कौन सी? एक तो इन्वेस्टिगेशन मिला और दूसरा इंक्वायरी मिली। इंक्वायरी कोर्ट के द्वारा करनी है और इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा करना है। और इंक्वायरी की स्टेज पुलिस के द्वारा चार्जशीट फाइल की जाती है। चार्जशीट फाइल करने के बाद वो स्टेज चलती है जब तक ट्रायल नहीं शुरू हो जाता। इन्वेस्टिगेशन तो पहले हो गया, इन्वेस्टिगेशन पहले हो गया। पुलिस ने एविडेंस कलेक्ट किए, एविडेंसेस में उसने कुछ इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेट करने के बाद किसी फाइंडिंग पर पहुंची पुलिस। उसने अपनी राय बनाई, उसने राय बनाकर कोर्ट को दे दी। क्या कोर्ट आंख बंद करके उसको फाइल को ले ले? मूक दर्शक तो नहीं है कोर्ट। कोर्ट अगर मूक दर्शक नहीं है तो कोर्ट ने करना क्या है? अभी कोर्ट ने उन एविडेंसेस को दोबारा रिव्यू करना है। क्या इनके आधार पर मामला बन सकता है या नहीं बन सकता है? क्या अपराध हुआ है नहीं हुआ? क्या यह अपराधी हो सकता है नहीं हो सकता? इनकी कुछ रेलिवेंसी है या नहीं है? ये सब काम मजिस्ट्रेट करेगा ना, जो कॉग्निजेंस ले रहा है। तो वो जो स्टेज है पुलिस की चार्जशीट फाइल होने के बाद, वहां से इंक्वायरी शुरू हो जाती है और इंक्वायरी तब तक चलेगी जब तक कि ट्रायल नहीं शुरू हो जाता। तो 3 मेजर स्टेजेस आती हैं इसमें, बल्कि 4 मेजर स्टेजेस आती हैं। पहला इन्वेस्टिगेशन आता है, दूसरा इंक्वायरी आती है, तीसरा ट्रायल आता है, चौथा जजमेंट आता है। ये 4 मेजर स्टेप्स हैं। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और जजमेंट, ये 4 स्टेज हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा था ना, उसमें बहुत काम करने पड़ेंगे। इन्वेस्टिगेशन में बहुत काम क्या करने पड़ेंगे? इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने जाकर छापे भी मारने पड़ेंगे, सामान उठाना भी पड़ेगा, किसी के ऊपर गिरफ्तारी भी करनी पड़ेगी, एविडेंसेस को कलेक्ट भी करना पड़ेगा, उनकी फॉरेंसिक बहुत काम करने पड़ेंगे। उनकी पावर कहां से लेगा और कौन से ऐसे मामले होंगे जिसमें पुलिस सीधा उठा सकती है, कौन से ऐसे मामले होंगे जिसमें पुलिस नहीं उठा सकती? मजिस्ट्रेट की हेल्प चाहिए। पब्लिक ने कहां पर मदद करनी है और पब्लिक किन मामलों में असिस्ट करेगी और बाउंड है करने के लिए, ये सारी चीजें ट्रायल से पहले ही चलेंगी ना। ट्रायल तो अभी बाद में शुरू होना, जब सब सामान इकट्ठा हो जाएगा, हल्दी, धनिया, मिर्चा, जो भी होना है सब काट पीट के सब्जी रख ली, अभी उसको पकाना है, वो ट्रायल में चलेगा। लेकिन उससे पहले सारा सामान तो इकट्ठा करना पड़ेगा ना। तो किसी की दुकान पे जाना पड़ेगा, कहीं से धनिया लानी पड़ेगी, कहीं से कुछ लाना पड़ेगा, कहीं से कुछ लाना पड़ेगा। वो सब मिलके चार्जशीट बनाएगा। तो 2 स्टेजेस अपने पास हैं, 2 स्टेजेस अपने पास हैं। पहली स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की,
दो तरह के केसेस उसमें मिलते हैं। याद रखेंगे इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर टू टाइप ऑफ केसेस हैं, वहां से निर्धारण होगा कि गिरफ्तार कर सकता है कि नहीं कर सकता। क्या एक केस तो कॉग्निजेबल बनेगा और एक नॉन कॉग्निजेबल बनेगा। तो उसने ये देखना है कि जो अपराध हुआ, जो घटना हुई, वो घटना कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाती है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाती है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाती है तो एफआईआर लिखेगा धारा 154 में, और अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाती है तो धारा 155 में जाएगा। 55 नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिखेगा। नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल रिपोर्ट में सबसे बड़ा फर्क यह है कि कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस ने गिरफ्तार करने का राइट बनता है सस्पेक्टेड पर्संस को। नॉन कॉग्निजेबल केसेस में उसने कोई गिरफ्तारी का राइट नहीं बनता, उसको इन्वेस्टिगेशन करने का भी राइट नहीं बनता। नहीं समझे बात। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होगा, संज्ञेय अपराध जो होगा, उस संज्ञेय अपराध की डिफिनीशंस में सबसे पहले आता है कि संज्ञेय अपराध वो होगा जिसमें उसको सीधे गिरफ्तार करने का अधिकार होता है, और जिसमें गिरफ्तारी जो संज्ञेय नहीं है वो सारे असंज्ञेय हैं। संज्ञेय और असंज्ञेय कौन बताएगा? ये पहला शेड्यूल बताएगा, पुलिस नहीं बताएगी। ये सीआरपीसी का पहला शेड्यूल बताएगा। सीआरपीसी के पहले शेड्यूल में पूरी आईपीसी लिखी हुई है। बैरट लाए ना, पीछे बैठकर देख लो, एक चार्ट बना हुआ है पीछे, इसमें भी बना होगा, उसमें देख लीजिए। उसमें 4-5 हेड बने होंगे। कॉग्निजेबल केस है कि नहीं है, बेलेबल ऑफेंस है कि नहीं है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है कि नहीं है, और बेलेबल है कि नहीं है। ये सारी चीजें उसमें उसने लिखी होंगी। तो अभी कहीं दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है कि कैसा कैसा है अपराध। अपराध है वो पीछे शेड्यूल देख लेना, ये कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, कंपाउंडेबल है कि नॉन कंपाउंडेबल है। ठीक, मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल है या सेशन के द्वारा ट्रायबल है। ये सारी चीजें कहां से देखनी हमने? सेकंड शेड्यूल, पहले शेड्यूल से। इसके अलावा अपने पास कोई विधि नहीं है जिस विधि से यह पता कर सके कि ये ऑफेंस कैसा है। हालांकि कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल की डेफिनेशन बनाने की हम कोशिश करते हैं, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल की डेफिनेशन हम बनाने की कोशिश करते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की डेफिनेशन अगर हम ऑन एवरेज देखते हैं तो जिन केसेस में 3 साल के ऊपर की सजा है वो जनरली सारे कॉग्निजेबल होते हैं, और जिनमें 3 साल के नीचे की सजा होती है वो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। ऐसा एक मिथक है, लेकिन ये मिथक है, ये सच नहीं है। सच क्या है? पहला शेड्यूल। क्यों? क्योंकि सभी ऐसे अपराधों में जहां पर 3 वर्ष से ऊपर की सजा का प्रावधान है वो सारे कॉग्निजेबल नहीं है, और जहां 3 साल से नीचे की सजा का प्रावधान है वो सारे नॉन कॉग्निजेबल भी नहीं है। कुछ ऐसे अपराध भी हैं जो 3 साल की कम की सजा का है लेकिन फिर भी नॉन कॉग्निजेबल, वो फिर भी कॉग्निजेबल है। कुछ ऐसे हैं जो कि 3 साल से ऊपर की सजा फिर भी नॉन कॉग्निजेबल है। नहीं, कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें 5 साल से ऊपर की सजा है फिर भी पुलिस के द्वारा अरेस्ट नहीं किया जा सकता। मैट्रिमोनियल केसेस ले लो, धारा 493 से लेकर 497-98 तक का मामला ले लो। उसमें क्या है? मामला तो 5 साल के ऊपर की सजा का, लेकिन पुलिस एक्शन नहीं ले सकती जब तक मजिस्ट्रेट परमिशन नहीं दे। मैट्रिमोनियल मैटर है, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, मुंह फूट गया एक दूसरे का, और कल को दोनों बैठ के एक ही चम्मच से चटनी चाट रहे थे। नहीं, पुलिस खाली पी ली, वहां लाठीचार्ज कर गई, तो फिर क्या करना? ऐसे मामलों में फिर नॉन कॉग्निजेबल बना देना उसको, कि वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती जब तक मजिस्ट्रेट ना कहते। अब कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें 6-6 महीने की सजा है, सिक्योरिटी मैटर्स, पीस एंड सिक्योरिटी, लेकिन पुलिस सीधा एक्शन ले लेती, कॉग्निजेबल बना दिया हमने उसको। क्यों? क्योंकि अभी वो जब तक मजिस्ट्रेट से पूछने जाए तब तक वो चाटो बम फूट जाएगा।
तो सजा उसमें कम है, लेकिन गिरफ्तारी करने का राइट है, कॉग्निजेंस सीधा लेने का राइट है। एफआईआर लिखेगा, काम शुरू कर देगा। इसलिए कोई ऐसा सेटल्ड लॉ अपने पास नहीं है जो हम एक डेफिनेशन में कह सके कौन सा कॉग्निजेबल और कौन सा नॉन कॉग्निजेबल। उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है अपने पास कि हम पहला शेड्यूल देख लें, उस शेड्यूल में कॉग्निजेबल है तो कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है तो नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, डिफिनेशन भले ही इसने कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल की दे रखी है। कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल की डिफिनेशन में सेक्शन 2 को देख लीजिए, पता लग जाएगा कि कॉग्निजेबल क्या है और नॉन कॉग्निजेबल क्या है। सेक्शन 2C और 2L, सेक्शन 2C और 2L, ये दो सेक्शंस हैं अपने पास। हमने कहा था सेक्शन 2 वैसे ही याद कर लेना, सभी ने याद कर लिया ना। हाँ, सेक्शन 2C और 2L में कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल की उसने डिफिनेशन दी है, और उसने कहा है पुलिस के द्वारा जो अरेस्ट किए जा सकते हैं और पहले शेड्यूल में दिए हुए हैं वो कॉग्निजेबल हैं, जो कॉग्निजेबल नहीं है वो सब नॉन कॉग्निजेबल हैं। ठीक, तो हमने केसेस को डिवाइड कर दिया पहले इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर दो मामलों में, पहला कॉग्निजेबल और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल की एफआईआर लिखेगी और नॉन कॉग्निजेबल की एनसीआर लिखेगी। जिनमें एनसीआर लिखी होगी उसमें पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सकती, उसका काम सिर्फ इतना है कि वो एनसीआर लिखे और मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर दे। मजिस्ट्रेट को अगर उचित लगे तो इन्वेस्टिगेशन के लिए लिख दे, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन के लिए लिख दिया तो इन्वेस्टिगेशन जैसे एफआईआर में होती वैसे ही होगी, लेकिन गिरफ्तारी का राइट नहीं होगा बिना वारंट के। गिरफ्तारी करने के लिए उसने वारंट ही लाना पड़ेगा मजिस्ट्रेट से, बाकी सब इन्वेस्टिगेशन करता घूमेगा जैसा कि एफआईआर में करता था। इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट ने परमिशन दे दी फिर भी गिरफ्तारी नहीं कर पाएगा बिना वारंट के। ठीक, और बाकी तो प्रक्रिया इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आई जमा कर देगा जाके। पुलिस मजिस्ट्रेट ने एक्शन लेना है वो लेना है, उसकी समझ में अच्छा लगे तो मान लेना, अच्छा लगे तो वापस कर दे। मजिस्ट्रेट को राइट होता है एफआईआर के बाद जब सीडी बनी, केस डायरी बनी, चार्जशीट बनी, चार्जशीट उसने सबमिट करी जाके, चार्जशीट सबमिट करने के बाद कोर्ट को राइट है तो उसने कहा चार्जशीट में कमियां हैं वापस कर देगा, चार्जशीट सही है एक्सेप्ट कर लेगा, ये उसका अधिकार है। क्या करके करेगा? इंक्वायरी करेगा ना उस पर, जो चार्जशीट बनी है, जो केस डायरी बनी उसकी इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करने के बाद उसने कहा नहीं नहीं इस पर चार्ज ही नहीं बनते, और या फिर तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन गलत है, वापस कर देगा, दोबारा इन्वेस्टिगेशन करके लाओ, ये कमियां हैं ये पूरी करके लाओ, और अगर सही है तो कॉग्निजेंस लेगा। क्या है वो इंक्वायरी थी कोर्ट के द्वारा। किस पर इंक्वायरी थी? उन्हीं एविडेंसेस पर जिन एविडेंसेस पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट बनाई है, उसी पर ये इंक्वायरी कर रहा है। विस्तार से क्या देखना है? प्रेमे फसाई देखता है, विस्तार से देखेगा तो ट्रायल नहीं चला लेगा। प्रेमे फसाई देखता है, मामला बनता है कि नहीं बनता। जो जितना दिमाग पुलिस के पास है वो जो 2 महीने में करके आता है वो 10 मिनट में करेगा ना। मजिस्ट्रेट हमारा बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, नहीं पुलिस को टाइम लगता है 2 महीने का कलेक्शन करने का, कहीं छापा मारता है, कहीं घात लगाकर बैठता है, कहीं पकड़ के लाता है, कुछ वो सारे एविडेंसेस इकट्ठे हो गए, उसने पलट के देखा कि हाँ मामला बन रहा है तो ठीक है, और कमी है तो वापस कर देता, कहते इसकी पूरी कमी पूरी करके लाओ। क्लियर है ना ये बात? अब मामला कोर्ट में आता है तो कोर्ट में मामला 2 तरह से फिर डिस्टिंग्विश करते हैं, वो सम्मन केस है कि वो वारंट केस। अब कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल पुलिस तक सीमित था, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल पुलिस तक सीमित था। पुलिस ने कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल के आधार पर इन्वेस्टिगेशन किया, चार्जशीट जमा कर दी। अभी मजिस्ट्रेट ने देखना है कि ये वारंट केस बनता है कि सम्मन केस बनता है। तो अब वहां पर डिस्टिंक्शन कैसे चलेगा? वारंट केस और सम्मन केस के से काम खत्म हो गया, वो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज तक था। अब वारंट केस और सम्मन केस के हिसाब से वो केस का ट्रायल चलेगा, क्योंकि सम्मन प्रोसीडिंग दूसरी है और वारंट प्रोसीडिंग दूसरी है। और इसके बाद एक और तीसरा टाइप बनाया उन्होंने, समरी ट्रायल।
तो वो तीसरा समरी ट्रायल है जहां पर उसको लगता है डिफेंस की आवश्यकता नहीं है, हम इसी की बात सुनकर डिसीजन ले सकते हैं। मोस्टली एनआई एक्ट का मामला बनता है, चेक बाउंस हुई, सीधा सीधा अपराध है, क्या देखना, क्या पूछना उससे, तो उसका समरी ट्रायल चला देता है और समरी ट्रायल चलाकर ऑर्डर करता है कि इस तारीख को मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा ये करने वाला हूं, अगर तुम्हें कुछ डिफेंस में करने कहना हो तो कह ले आगे। जबकि प्रोसीडिंग क्या है, प्रोसीडिंग ये है कि उसको उपस्थित होना पहले, उसकी बात सुनना, उसके बाद डिसीजन लेना। वो कहता है मैं इस तारीख को जजमेंट करने जा रहा हूं, आना, अगर तेरे को कुछ प्रॉब्लम है तो आकर मेरे को बता देना। यानी कि उसने ट्रायल समरीली चला लिया है, उसने सारी कहानी सुन ली। अब कह रहा है कुछ इसमें बचाव में तुम्हारे पास कुछ हो तो बताओ, नहीं तो मैं सजा डालने जा रहा हूं। तो ये दो तरह की अलग अलग प्रोसीडिंग हुई। इनकी डिफिनेशन 2x और 2w में दे रखी है। 2x और 2w में इनको उल्टा कर दो, जहां पर w है वो सम्मन केस है, जहां पर x है वो वारंट केस है। w से w ना मिला देना, मतलब वारंट से वारंट नहीं मिलाना है। WX आपस में ही नजदीकी आते ना, तो W वाले को S से मिला दो और X वाले को W से मिला दो, ये डेफिनेशन बनती है। इस डेफिनेशन में उसने कहा कि सम्मन और ट्रायल में हम इसमें डिस्टिंग्विश करते हैं और 2 साल की सजा इसमें उसने बताई। देखो, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में उसने कहीं से कोई डिफिनीशन नहीं बताई थी, उसने डिफिनीशन ही बनाई थी फर्स्ट डिवीजन पर आधारित करके, और यहां पर उसने डिफिनीशन बताई 2 साल के लिए। अब 2 साल से कम की सजा का है तो सम्मन केस बनेगा, 2 साल से ऊपर की सजा का है तो वारंट केस बनेगा। नहीं समझ में आई बात? 2 साल से कम की सजा का अगर कोई मामला है तो सम्मन केस बनेगा, और 2 साल से ऊपर का मामला है तो वारंट केस बनेगा। ठीक, वहां कैसे डिस्टिंग्विश कर रहे थे, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, यहां कैसे डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, सम्मन और वारंट केस, और तीसरा समरी ट्रायल। ठीक है, अब ये तो हो गई केसेस के बाइफर्गेशन की बात। अब मुकदमा कैसे आ सकता है? 2 तरह से मुकदमा आ सकता है, एक तो सीधा थाने में जाए और दूसरा मजिस्ट्रेट के पास जाए। मजिस्ट्रेट के पास जा रहा होगा तो कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल से कोई मतलब नहीं, उसने कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल से मतलब नहीं है, लेकिन अगर उसको लगता है तो वो इन्वेस्टिगेशन लिख सकता है। आप उसकी सीरीज लिख लो, सेक्शन 200, इसमें क्या है, कंप्लेंट। इससे 2 रास्ते निकलते हैं, इसके 2 रास्ते निकालो अलग अलग, इसके 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता निकलता है 156(3) की तरफ, 156(3) का मतलब हो गया कि पुलिस ने मेरी कंप्लेंट नहीं लिखी, मेरी एफआईआर नहीं लिखी, कृपया करके महोदय पुलिस को आदेश दिया जाए कि वो मेरी एफआईआर लिख के इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करे। तो 200 में हम कंप्लेंट लेकर गए, उसने किया 156(3) की तरफ फॉरवर्ड कर दिया, बोले पुलिस से कहा कि इस पर इन्वेस्टिगेशन करिए और इन्वेस्टिगेशन करके मुझे रिपोर्ट दीजिए। बात समझ में आई कि नहीं? तो एक तो 156(3) हो गया, 156(3) में पहुंच गया तो फिर 154 आ जाएगा, मतलब एफआईआर हो गई, और 154 आ गया तो 173 में रिपोर्ट लगाएगा अपनी। 173 में क्या, चार्जशीट। ठीक, फिर आगे मजिस्ट्रेट के पास 173 लेकर, इतनी प्रक्रिया एक्स्ट्रा बढ़ गई, 156(3) का ऑर्डर किया था तो। दूसरा क्या है, उसको लगता है एविडेंस सफिशिएंट है और मुकदमा दाखिल किया जा सकता है। तो 200 में सबसे पहले वो कंप्लेनेंट के बयान लेता है और 202 पर पहुंच जाएगा, 202 पर पहुंच जाएगा। कंप्लेंट के बयान लिए बगैर ना 156(3) करेगा ना 200 करेगा। कंप्लेंट की बात तो सुनेगा, भाई क्यों मुकदमा नहीं कर रहा मेरे पास, मुंह उठाया चले आया, एप्लीकेशन लगा दी, फायर कर दो, पहले मामला समझेगा ना, कुछ है तुम्हारे पास कि खाली बिल लिया है। अब क्या है, उसने 156(3) की तरफ नहीं मुड़ा तो 200 की तरफ आ गया, 202 पर पहुंचा। 202 में उसने एविडेंसेस जो आपके पास थे ना,
या अदर जो आई विटनेस थे उनको उसने वहां पर देखना है, वहां पर उसको देखना है। अब वो कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया तो दो प्रोसीडिंग होती हैं, 203 में डिसमिस कर दे, 202 के बाद 203 में डिसमिस कर दे, और नहीं तो 204 पहुंचेगा। ठीक, अब देखिए 173 की रिपोर्ट आ गई और इधर 202 कंप्लीट हो गया, इन दोनों से फिर वही 190 पर आ जाइए, दोनों को मिलाकर 190 लाइए। दो लाइनें निकाली थी ना, एक कहां से निकाली थी, 156 से निकाली थी, एक 202 से निकाली थी। 156 वाली 173 पर आकर मजिस्ट्रेट के पास आ रही थी, और 200 वाली 202 के बाद आ रही थी। 202 के बाद और इधर 173 के बाद दोनों मिलकर फिर 190 पर आ जाएंगी। 190 में कॉग्निजेंस, अभी कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेना उस पर, तो 190 में जो कॉग्निजेंस लेता है ना, वो तीन तरह से लेता है, एक कंप्लेंट से, एक पुलिस रिपोर्ट से, और एक स्यू मोटो। उसके स्वयं के संज्ञान में कोई बात आ गई थी ना, तो भी वो कॉग्निजेंस ले सकता है। तो तीन तरीके हैं। स्यू मोटो तो उसके ऊपर ही छोड़ दो, वो क्या सोचता है, क्या समझता है, कब उसको समझ में आती है, वो हमारे मतलब की बात नहीं है, क्योंकि अब हमने तो अभी उसके पास जाना नहीं था। अभी तो हम या तो पुलिस के पास गए थे या फिर कंप्लेंट लेकर गए थे। 190 में कॉग्निजेंस ले लिया उसने। पुलिस अगर उठाकर लाई थी, पुलिस ने अगर एफआईआर लिखी थी, तो पुलिस की एफआईआर पर वो गिरफ्तारी करके लाएगा, अरेस्ट होगा। नहीं, अभी तो पुलिस अगर एफआईआर करके लाई थी ना, तो उठाकर लगी। और अगर सेक्शन 200 की कंप्लेंट आई थी, तो कंप्लेंट 202 के बाद 204 पर आ रहा, वो 204 पर इश्यू ऑफ प्रोसेस कर रहा था। इश्यू ऑफ प्रोसेस, इश्यू ऑफ प्रोसेस, हाँ 190 के बाद कॉग्निजेंस लेगा तभी इश्यू ऑफ प्रोसेस कर पाएगा। 204 कंप्लेंट केस में इश्यू ऑफ प्रोसेस कर रहा था, और एफआईआर केस में क्या था, एफआईआर केस में ऑलरेडी गिरफ्तारी थी, क्योंकि पुलिस गिरफ्तार करके लाई थी। तो अब इसमें तो उसने कुछ करना नहीं है, इसमें तो कॉग्निजेंस लेना है, चार्जशीट देखनी है, केस डायरी देखनी है, और केस सेशन को कमिट कर देना या ट्रायल कोर्ट को कमिट कर देना। यहां पर क्या है, 204 में उसने इश्यू ऑफ प्रोसेस कर दिया, यानी कि वो उसकी प्रेजेंस को सिक्योर करता है। इश्यू ऑफ प्रोसेस में तीन काम कर सकता है, सम्मन कर सकता है, मामला विचित्र है तो वारंट कर सकता है, और सम्मन वारंट दोनों कर सकता है। यानी कि 204 में दो प्रोसीडिंग तो उसकी ओरिजिनल है, और तीसरी प्रोसीडिंग सेक्शन 87 की है। सम्मन कर सकता है, वारंट कर सकता है, या फिर सम्मन वारंट दोनों कर सकता है। वो प्रोसीड दिया है उसने सेक्शन 87 में। हाँ, सेक्शन 87 क्या कहता था, कह रहा है कि सम्मन उसने किया है, और अगर इमरजेंसी लगती है और उसको लगता है कि ये भाग जाएगा या डिले हो रहा है, तो साथ में वारंट भी कर देता है। करना एक ही चीज चाहिए, लेकिन 87 में उसको पावर दे रखी है कि अगर उसको इमरजेंसी लगे तो वो ये भी कर ले, वो सीधा वारंट से उठवा लेगा। क्या हमको समझ में आया? कॉग्निजेंस दो तरह से तो केस ही आ रहा था, एक तो कंप्लेंट से आ रहा था और एक एफआईआर से आ रहा था, और तीसरा वो स्यू मोटो लेता है, उसको खुद ही पता लग गया था। ट्रायल के दौरान भी क्या ट्रायल के दौरान? कॉग्निजेंस ट्रायल से पहले होता है ना सर? कॉग्निजेंस ऑफेंस का होता है, ऑफेंडर से कोई मतलब नहीं है। ट्रायल से पहले ना सर? हाँ, ये देख कॉग्निजेंस तो कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चली ना, उसमें भी ले सकता है
उसमें कॉग्निजेंस ही लेता है। वो कॉग्निजेंस लेने की प्रक्रिया, उसको जो इंक्वायरी कर रहा है ना वो कॉग्निजेंस, एंड कॉग्निजेंस इज आल्सो द पार्ट ऑफ इंक्वायरी। कॉग्निजेंस भी इंक्वायरी है, इंक्वायरी का ही पार्ट है। कॉग्निजेंस का मतलब क्या? कॉग्निजेंस सजा देना नहीं, कॉग्निजेंस का मतलब अपने संज्ञान में लेना। अभी किसके संज्ञान में था? पुलिस के। अब वो अपने संज्ञान में ले रहा। कंप्लेंट जब फाइल हुई थी तब किसके संज्ञान में था? मजिस्ट्रेट इनिशियली देख रहा था, अभी उसने प्रॉपर संज्ञान ले लिया उसका, और संज्ञान लेने के बाद अब फाइल पुलिस की हो जाती है। नो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कैन बी राइट। अगर 204 में भी, 204 से भी उसने संज्ञान लिया था ना 202 के बाद, तो संज्ञान अगर उसने ले लिया था तो अब वो 156 दिन जारी नहीं कर सकता। नहीं समझ में आती बात? डायरेक्शन हो गया सर, 100, हाँ, पुलिस को कह रहा कि इस पर इन्वेस्टिगेशन करके मेरे को लाना। पुलिस ने मेरी 156(3) में नहीं कह रहा, 156(3) में पावर दी है मजिस्ट्रेट को कि मजिस्ट्रेट कैन राइट, मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर टू राइट द FIR एंड डू द इन्वेस्टिगेशन। क्या है ये सब? मामला पुलिस का है, मामला मजिस्ट्रेट का है? मामला मजिस्ट्रेट का है। पुलिस तो केवल एविडेंस कलेक्शन की एक एजेंसी थी। जस्टिस किसने करनी? मजिस्ट्रेट ने करनी, कोर्ट ने करनी। वो तो एक एजेंसी है केवल। बात नहीं क्लियर हो रही? वो एक एजेंसी है केवल, और वो एजेंसी का मतलब हो गया अगर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता नहीं है, एविडेंस पूरे, तो क्यों उसके बाद भेजना? सीधा काम करेगा ना, उसको जस्टिस करनी है। और जब उसको लगता है कि ये जो ला रहा है मेरे पास मुकदमा, इसमें पूरा मैं नहीं कर सकता और अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है, तो 156 दिन की डायरेक्शन दे देता है, और फर्दर एविडेंस इस पर पूरा कलेक्ट करो और मेरी अदालत में जमा करो। हाँ, 156(3) के 156(3) में और मतलब पावर है, राइट तो करेगा 154 में जहां FIR है, फिर 154 में पहुंच गया ना, अभी सीधे 154 गए थे, नहीं माना वो, हम 200 में गए, 156(3) में उसने पावर इस्तेमाल करी, 154 का ऑर्डर कर दिया, 154 में FIR लिख गई। अब सब कुछ वैसे चलेगा, क्योंकि अब केस मजिस्ट्रेट ने अपने संज्ञान में लिया ही नहीं, उसने कहा इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आए तब संज्ञान में लेंगे। लेकिन कंप्लेंट केस में अगर एक बार उसने कॉग्निजेंस ले लिया, समझो तो, अगर कंप्लेंट केस में उसने कंप्लेंट दर्ज कर ली, धारा 200 की कार्रवाई पर पहुंच गया, तो अब 156 दिन पर नहीं जाता। धारा 202 में भी उसको इन्वेस्टिगेशन लिखने का राइट है, लेकिन जो धारा 202 में इन्वेस्टिगेशन लिख रहा है ना, वो 156(3) नहीं है, वो 154 में नहीं जाएगी। वो केवल इन्वेस्टिगेशन करेगा और मजिस्ट्रेट को दे देगा, कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी उसके राइट नहीं। वो कह रहा है इस पर मुझे रिपोर्ट लगाओ, तो अभी तो मेरे पास है ना मामला, अब तो गिरफ्तार करने जाएगा तो मेरे से वारंट लेकर जा, मेरे से वारंट लेके जाओ ना, क्योंकि मैं कह रहा हूं इस पर इन्वेस्टिगेशन करके दो। मैंने ये नहीं कहा कि इस पर FIR लिखो और इन्वेस्टिगेशन करो। हमने कहा कुछ साक्ष्यों की आवश्यकता है, इन साक्ष्यों को, इन साक्ष्यों का वो बयान लेकर और मेरे को लाओ, और ऑन स्पॉट जाकर देखो और वो मेरे को लाओ। 202 में भी उसको पावर है कुछ जांच करवाने की, इन्वेस्टिगेशन करवाने की, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट 173 की रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि 173 की जो रिपोर्ट होगी वो 154 से ही आएगी। यहां पर तो 202 पर पहुंच गया ना, अगर उसको 173 की रिपोर्ट चाहिए तो 200 से 156 दिन पर जाता ना, 200 से 156 दिन पर जाए, 200 से 202 पर क्यों चलाया? 200 से 202 पे चलाया, यानी कि 200 में प्रेमे फिसाई मेरी बात से सेटिस्फाई हो गया और उसको लगा कि एविडेंसेस हैं। अब हमने कहा साहब ये हैं वो हैं, इनने देखा उनने देखा, ये थे वो थे और सब सामने थे, तो अब ये क्या करना? 202 में फर्दर इंक्वायरी के लिए लिख सकता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए लिख सकता है, लेकिन
वो तो 202 का मतलब मजिस्ट्रेट करवा रहा अपने अपने उससे। अभी जो भी रिपोर्टिंग होगी वो मजिस्ट्रेट के पास होगी, वो रिपोर्टिंग थाने नहीं होगी। थाने में 154 में होती तो 173 में रिपोर्ट लगाता आके, या तो 173 में लगाता है, 169 में लगाता है। 169 में एफआईआर लगाता है वो फाइनल रिपोर्ट, ठीक। 173 में वो चार्जशीट लगाता, ठीक है। अब उसने फाइनल रिपोर्ट अगर लगा दी थी और हम सेटिस्फाई नहीं हुए, हमने कहा नहीं भाई ये तो मामला बनता है मेरी नजर में, ये कौन सा लाया तुम, तो फिर हम 200 पर चले जाएंगे। 154 से मामला चला था, 154 के बाद 173 की रिपोर्ट लगाई। 173 की रिपोर्ट लगाने के बावजूद 169 की रिपोर्ट एफआईआर लगाने के बावजूद अगर एफआईआर हम सेटिस्फाई नहीं थे तो फिर हम 200 में ले लेंगे मामला, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने जस्टिस करनी है। पुलिस एजेंसी ने क्या ढूंढा क्या नहीं ढूंढा, क्या ला पाई क्या नहीं ले पाई, उससे ज्यादा मतलब नहीं है कि पुलिस एजेंसी क्या कर रही थी। मतलब किससे है, तो फाइनल रिपोर्ट 169 है 169 में ही है शायद। सर, 58 में रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर, वो तो अलग चीज हो गई। 69 में रिलीज ऑफ एक्सक्यूज हाँ ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ एविडेंस थी, उसको छोड़ दिया, रिपोर्ट लगा दी। सर 173 में रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हाँ ये पुलिस रिपोर्ट बन गई। उधर उसने 169 का मतलब था उसने रिलीज कर दिया, अपराध बनता ही नहीं कोई, और बता दिया था हमको आकर कि कोई अपराध नहीं बनता। हमने जब ढूंढ डाला, हमको लगा कि नहीं ये गलत बोल रहा है, और एविडेंस है, तो 169 से सीधा फिर हम 200 पर लौट आएंगे, और 200 से फिर 202 में चले आएंगे, और 202 में अगर जरूरत पड़ी तो फिर उसको इन्वेस्टिगेशन लिख देंगे। अब ढूंढ के ला, जो मैं बता रहा हूं बोला, तो जो मैं लिखूंगा वो उसको लाना है। हम कह रहे हैं उसकी घटना की फोटो खींच के लाओ, फोटो खींच के लाएगा। मींस सेक्शन 202 में द पुलिस विल असिस्ट द मजिस्ट्रेट, एंड 202 का जब ऑर्डर करता है तो मजिस्ट्रेट इज इंटाइटल्ड टू इंटरफेयर इन एवरी प्रोसीडिंग, बट इफ द केस वॉज मेड आउट बाय सेक्शन 154 द मजिस्ट्रेट वॉज नॉट इंटाइटल्ड टू इंटरफेयर। वो सोल डिस्क्रिप्शन था आयोग, वो उसने जो करना है वो करे। क्लियर नहीं हो रही बात? कल लगा तो रिपीट कर लेना कल एक और बार अभी होगा सर कि एक बार बैठने वाले। तो अभी क्या है, 204 पर पहुंच गया, प्रोसेस इश्यू कर दिया, कॉग्निजेंस ले चुका था, भेज देगा ऊपर फाइल जिसके पास ट्रायल चलना है, ठीक। ये प्री ट्रायल प्रोसीडिंग है, ट्रायल अभी नहीं पहुंचा। अभी ये पहले कहां कहां से कंप्लेंट और कहां कहां से केस और कैसे कैसे रिपोर्टिंग होगी, ये हो गया। इतना ही छोड़ दें।